अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका होस्ट डॉक्टर बिशारत अपने मेहमान मिस्टर गाजी खान के साथ हाजिर है। गाजी खान साहब, जैसे आप जानते हैं, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से हमारे साथ होते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम लोग हाजिर हैं। और वो टॉपिक है जो कि आज कल के हालात से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखता है। जैसे आप देखते हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में सैलाब आया हुआ है, स्पेशली बलूचिस्तान में और सिंध में, कराची में। इससे बड़ी तबाहकारियां हो रही हैं। तो इस बारे में आज हम गाजी खान साहब से पूछते हैं कि डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे ये हमें क्या बता सकते हैं कि इस तरह के डिज़ास्टर पे क्या रिस्पांस होती है अमेरिका में, किस तरीके से होती है, और फिर हम यहाँ पर पाकिस्तान में किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और फौज तक को बुला लिया गया है और कितनी ज़्यादा जानें ज़ाय हुई हैं। और इस तरह हर साल होता है, तो इसकी एक परमानेंट प्रिवेंशन के लिए कि जानें ज़ाय ना हो, क्या किया जा सकता है। तो इस पर हम गाजी खान साहब से बात करेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आप लोगों के ताउन से हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाएंगे, तो ज़रूर हमारे साथ ताउन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया और ओवर टू यू गाजी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। यहाँ अमेरिका में चूँकि अक्सर बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी डिज़ास्टर आते रहते हैं, जिस मिसाल के तौर पर यहाँ अक्सर विंटर स्टॉर्म आता है सर्दियों में, हेल स्टॉर्म होते हैं, फ्लड्स भी आते हैं। अर्थक्वेक जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ दिन में 3 दफ़ा आते हैं, 3 मरतबा 2 मरतबा रोज़ाना आते हैं। लेकिन वो छोटे होते हैं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट का बहरहाल सिस्टम यहाँ मौजूद है। मिड वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ टॉर्नेडोज हैं, ट्विस्टर्स हैं। फिर हमारे जंगलात बहुत ज़्यादा हैं इधर, और जंगलात में आग लग जाती है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें तबाही मचती है, ज़मीनें जायदादों का बहुत नुकसान होता है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी ये गुज़श्ता 150-200 साल से जो हम तारीख को देखते हैं इसमें अमेरिका की, तो ये चीज़ें मुसलसल एक तसलसल के साथ चली आ रही हैं। तो इन लोगों ने अपने बेहतरीन दिमाग इकट्ठे किए और एक निज़ाम और एक सिस्टम बनाया, इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स बनाई कोलैबोरेटिव, और उन टीम्स की ड्यूटीज लगाई अलग अलग, और उस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है। मेरे पास उस तमाम सिस्टम की तफसीलात मौजूद हैं, जो तकरीबन इस वक्त 676 पेजेस हैं इसके, जिसमें कंप्लीट A to Z हर किस्म की तफसील जो है इसमें मौजूद है। जो भी इदारा अगर हमसे इसकी हेल्प लेना चाहेगा तो डेफिनेटली हम उनको ये जो सिस्टम है पूरा प्रोवाइड कर देंगे। इस छोटे से सेगमेंट में ये पॉसिबल नहीं है कि 676 सफ़े आपके सामने हम पेश कर सकें, लेकिन इसकी छोटी सी समरी मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके वो आप तक मैं पहुंचा सकूं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा कम से कम हो जाए कि ये किस साइंटिफिक लेवल पे ये काम यहाँ होता है। और इसमें किसी भी रिस्पांस में, किसी भी इमरजेंसी में, या कोई भी डिजास्टर आता है, कोई तबाहकारी होती है, तो उसके नतीजे में टीमें फौरन पहुंच जाती हैं और आनन फानन उसको टेक केयर कर लिया जाता है, मसले को सुलझा लिया जाता है। ये यहाँ की चूंकि हिस्ट्री मौजूद है, और पाकिस्तान में ये सिस्टम अभी तक सही नाफज नहीं हो सका है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो फ्लड्स के बारे में है। वैसे तो हमारे पास इसके सिस्टम के तमाम जितनी भी तबाहकारियां होती हैं, खा वो न्यूक्लियर वॉर की शक्ल में हो, दरियाओं की शक्ल में हो, विंटर स्टॉर्म हो, हेल स्टॉर्म हो, हीट एक्सेसिव हीट हो, टोर्नेडोज हो, हरिकेन्स हो, इसका इलाज हमारे पास ऑलरेडी हमारे मैनुअल में, हमारे जो सिस्टम में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज का जो फ्लड के बारे में, चूंकि पाकिस्तान में नया नया फ्लड आया है, तो इससे पहले कि मैं फ्लड के बारे में ज़्यादा तफसील से बात करूं, थोड़ी सी चंद लाइनें मैं अपने पास से कुछ अर्ज करना चाहूँगा, और वो ये है कि आपने कभी सुना है कि फ्लड कभी भी रेगिस्तान में आया हो? वहाँ फ्लड आ ही नहीं सकता,
क्योंकि रेत जो है वहां आप दरिया भी डाल देंगे वो दरिया भी पी जाएगी। तो एक वक्त में अगर पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं, फर्ज कीजिए आपने कहा कि भाई 5 इंच हो गई, 6 इंच हो गई, 10 इंच बारिश हो गई। 10 इंच बारिश का मतलब है कि जमीन पे 10 10 इंच मोटी इसकी तह जम गई, बारिश पानी की आ गई, और वो नशेबी जगहों पर जब इकट्ठा हो जाएगा तो 5 5 10 10 फुट इकट्ठा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसी सूरत में, जैसे अब कराची की हालत आपने देखी है और दूसरे इलाकों में देखा है तबाहकारियां हुई, वहाँ लोग बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। हालांकि कुदरत ने हमारे साथ इतनी फयाजी की है और अल्लाह ताला ने इस कदर हमें नेमत दी है कि ज़मीन से सिर्फ 30 फुट नीचे हमारे पास रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। ये पॉकेट्स हैं, हर जगह फैली हुई हैं ज़मीन के अंदर। 30 से 40 फुट, 50 फुट, 60 फुट, 100 200 700 फुट तक चले जाएं, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ पॉकेट्स बनी हैं। अगर हम इसको जिसको कहते हैं रिचार्जिंग, वाटर रिचार्जिंग कर दें, सैलाब के पानी को रेत के फिल्टर से या ईंटों के या पत्थरों के फिल्टर से गुजार के सीधा जमीन के अंदर ले जाएं, तो हमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। फ्लड कभी हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। अगर आए भी तो जितना पानी होगा सारा अब्जॉर्ब होके सोख होके तो कुएं के पानी जो नीचे हैं वो बुलंद हो जाएंगे और इसमें ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन हो जाएगी। लोगों का इसमें खतरा होता है कि बाद बाद में इसमें कुछ जो जमीन के केमिकल्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है चले जाएंगे। लेकिन कुदरत जिस किस्म का भी जहर है उसका तोड़ कर लेती है, अंदर उसके जरासीम, उसके बैक्टीरिया ऐसे पैदा हो जाते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं ओवर टाइम। और रेत एक बेहतरीन फिल्टर है ऑल्सो, और उसमें जो और जो मिनरल्स होती हैं उसके साथ जब पानी मिलता है पॉकेट्स में, तो वो बिल्कुल जो है उसकी कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाती है। इसमें अब हम आगे से शुरू करते हैं कि भाई ये इसकी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। जी बिस्मिल्लाह। ऐसा है गाजिद खान साहब कि ये भी बहुत ज़रूरी है जो आपने बताया है, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, ग्राउंड वाटर एक्विफर जो है रिचार्ज होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप डैम्स बनाएं, आप स्मॉल डैम्स बनाएं, जगह जगह बनाएं, क्योंकि ये सरफेस वाटर है, इसको डैम्स में इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। और जैसे आपने खुद ही फरमाया कि अगर सरफेस वाटर को, रन ऑफ को, जिसमें कि मुख्तलिफ केमिकल्स मिले होते हैं, अगर आप ग्राउंड वाटर में डालते हैं, देखिए ग्राउंड वाटर एक दफा पोल्यूट हो जाए तो वो फिर साफ नहीं होता आसानी से, क्या कि बिल्कुल साफ किया ही नहीं जा सकता, उसकी कंटामिनेशन रिमूव नहीं की जा सकती। तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीके हैं हाउ टू रिचार्ज इट, कि उसमें कंटामिनेशन ना हो। लेकिन जो हम स्मॉल डैम्स जगह जगह बना देते हैं, स्टोरेज डैम्स, उनको, उसके पानी को साफ करना बहुत आसान होता है। उसके लिए जो फिल्ट्रेशन के और उसकी डिसइंफेक्शन के तरीक़ेकार हैं वो बड़े मुस्तनद और आसान हैं। और वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही कम लागत से लगाया जा सकता है और वो उस पानी को साफ कर सकता है। बलूचिस्तान के लिए मुझे अच्छी तरह याद है कि एक साल पहले, क्योंकि वो प्रपोजल PC1 मेरे पास आया था, जब मैं पाकिस्तान इंडियन काउंसिल की तरफ से PC1s को और जो फिजिबिलिटी स्टडीज तो थी इनको इवेल्युएट करता था, आया था 100 डैम्स का। और वो फिर बाद में जो है उस CDWP ने उसको अप्रूव भी कर दिया था प्लानिंग कमीशन में। तो अब पता नहीं कि वो कब तक प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, क्योंकि वो डैम्स एक दफा बन जाएंगे तो ये जो फ्लड्स हैं ये वैसे ही कम हो जाएंगे। और ये पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए, कि जो 2 महीने हैं ये, जुलाई और अगस्त, इसमें मानसून रेंज होती हैं बहुत ज्यादा, और उसके साथ ही ये गर्मी होती है तो ग्लेशियर्स भी आपके पिघलते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी आता है हमारे दरियाओं में। फिर अभी आज की खबर है कि दरिया चनाब में इंडिया ने भी पानी छोड़ दिया है। इंडिया के पास जब पानी ज्यादा होता है तो वो बगैर इत्तला के भी वो पानी हमारे दरियाओं में छोड़ देता है और नीचे फिर डाउन स्ट्रीम वो तबाही लाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा पानी जो है, जो मानसून सीजन में ग्लेशियर से आता है, जो कि ये बारिशों से आता है, और जो इंडिया पानी छोड़ देता है हमारे दरियाओं में, ये सारा का सारा जाके समंदर में जाया हो जाता है और सैलाब भी लेकर आता है, रास्ते में जगह जगह सैलाब भी आता है। तो अगर हम स्मॉल डैम्स बना दें इस पानी के रास्ते में, और जिस तरह आपने फरमाया जगह जगह उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करें ताकि वो कंटेमिनेट भी ना हो, तो स्मॉल डैम्स और ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ये 2 महीने जो है उसमें अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा पानी देता है। इस्लामाबाद में इतनी बारिशें हुई हैं और इसके जो कैचमेंट एरिया यहाँ के रावल डैम का, दूसरा सिमली डैम का,
कि उनके स्पिलवेज खोलने पड़ गए हैं। और सारे डैम्स का हमारा यही हाल है। तो इस वक्त ये स्पिलवेज भी खोल रहे हैं, वो सारा पानी जाया हो रहा है। ये सारा आपका मीठा पानी जाके समंदर में गिर जाएगा, जाया हो जाएगा। और ये इन 2 महीने के अलावा जो 10 महीने हैं, फिर आप पानी को तरसते रहेंगे। ना हमारी क्रॉप्स को पानी मिलता है, ना जो लोगों को पीने को मिलता है। तो ये भी एक कंसिडर कीजिएगा कि स्मॉल डैम्स, स्टोरेज डैम्स भी जगह जगह बनने चाहिए, और उनसे फिर रेगुलेट होके पानी जितना भी इस्तेमाल आपको करना है वो आप सारा साल कर सकते हैं। हाँ, शुक्रिया डॉक्टर बिशारत, आपने बहुत अच्छी बात कही और बल्कि मेरे दिल की बात कही। मैंने ये सिस्टम को कहीं देखा भी है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ इसको देखा है। तो उसमें होता ये है कि जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे डैम्स बना लिए जाएं, ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। ख़ास तौर पर ऐसा दरियाई पानी या बारिश का साफ मीठा पानी जो है, इसको हम अगर छोटे छोटे रेजरवायर में इकट्ठा कर लें और छोटे डैम्स में इकट्ठा कर लें, और उसके बाद आपने जैसे हूवर डैम देखा होगा और ये उसकी तस्वीरें इंटरनेट पे देखी होगी कि हूवर डैम से पानी जो है सेंटर में से किसी एक पॉइंट पे अंदर को जाता है। इस तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर हमें रिचार्ज करना हो तो हम जो ऊपर का पानी है वो लें, नीचे वाला पानी ना लें, बल्कि जो उस खतरे के निशान से जो पानी ऊपर जा रहा है सिर्फ उसको उसी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल करें। बाकी अपना जितना रेजरवायर में, फर्ज कीजिए आपका 1 लाख क्यूसेक फीट जो है पानी आपने इकट्ठा कर लिया किसी लेक में, किसी बड़े से रेजरवायर में, और अगर पानी और ज्यादा एक्सेसिव आ जाता है तो ओवर वाटर है जिसके लिए आपको स्पिलवे खोलने पड़ते हैं, सिर्फ वही हिस्सा, वो पानी जो है वो आप अगर रिचार्ज कर दें तो फिर आपको ये डैमेज कंट्रोल, आपका ये मिटिगेशन ऑफ कंट्रोल आप कह सकते हैं, मिटिगेशन ऑफ डैमेज हो जाएगा। बड़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़, आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और अल्लाह करे कि वो जो 100 डैम्स का प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे वो मंजूर हो जाए और उस पे उसकी फंडिंग आ जाए और ये इसको इस्तेमाल कर लें, तो इसमें पाकिस्तान की और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की, हर जगह की बड़ी बचत हो सकती है। अब मैं आपसे जो असल हमारा मौजू है उसमें यह है कि सब इसके दो पहलू हैं। एक है कि नहीं है डिजास्टर की, उसमें हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके पास एक दो किस्म के लोग होने चाहिए। एक आपके इंतज़ामिया के लोग जो उसको मैनेज कर रहे हों, दूसरा आपके पास वॉलंटियर फोर्स होने चाहिए। ये दो किस्म के लोग जो हैं, एक मैनेजेरियल कैपेसिटी में हों, हुआ है इसका कि उसके विजुअल्स क्या होंगे, उसका डिस्प्ले कैसे होगा, उसको ट्रेनिंग कैसे उन लोगों की होगी, उनके ट्रेनिंग मैनुअल्स कैसे होंगे, किन किन बातों का उनको ख्याल रखना पड़ेगा, और अपने वॉलंटियर्स जो उनके पास आते हैं उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी होंगी और वो किस कैपेसिटी में, किस इख्तियारात के तहत कितनी हद तक वो जा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, वो क्या कर सकते हैं और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, और किन बातों पे लोग सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ासतौर पर हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में। अब यहाँ देखना यह है कि जो टीम आती है उसको ये इस बात की तरबियत होनी चाहिए कि जिन लोगों को वो बचा रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी कंडीशन क्या है। बाज दफ़ा लोग व्हील चेयर पे होते हैं, बाज बूढ़े होते हैं, छड़ी लेके, केन लेके उसी के सहारे चल रहे होते हैं। बाज लोगों को उनके जो देखना होता है कि उसकी मोबिलिटी कंडीशन किस तरह की है, वो मूव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली या उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको कौन कौन सी चीज़ साथ में चाहिए, उनको बोट्स चाहिए, क्या चीज़ चाहिए उनको, ट्रॉलीज चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमने इस एंगल को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात हम होती है हमारी विजुअल की, कि विजुअली हम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि भाई इस वक्त इनकी कंडीशन जो है ये क्या है, और इनको किस किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है, क्या उनको खुराक की ज़रूरत है, क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है, उनकी कंडीशन किस तरह की है, ये उनको ये भी देखा जाता है। फिर एक और चीज़ आती है कि क्या हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि आप एक ऐसे खित्ते में चले जाते हैं, एक ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ की ज़ुबान, आपकी ज़ुबान उनको समझ में नहीं आती क्योंकि वो लोकल उनकी बोली है। तो वहाँ जैसे अगर आप मुझे कहें मुझे सिंधी नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, बलोची ज़ुबान मुझे नहीं आती, अगर मुझे वहाँ काम करना पड़ जाए मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी इसके लिए। तो हमें लोकल बंदे यहाँ तो वहाँ तो वॉलंटियर हायर करने पड़ेंगे ताकि वो उनकी लोगों की बात
समझ सकें और उससे कम्युनिकेट कर सकें। या हो सकता है ये वो लोग जो हैं वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उनको अगर साइन लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ताकि हम उनसे राब्ता कायम करके उनकी बात को समझ सकें वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा एक और पहलू होता है, वो है कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी, कि उनकी दिमागी हालत कैसी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हर आदमी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं वो, उनको बात समझाने के लिए आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से बात समझते हैं। और यहाँ एज की वजह से उनकी जो याददाश्त या फैसला करने की कुव्वत है वो तकरीबन ना होने के बराबर होती है। उस वक्त आपको फैसला करना होता है और देखना यह है कि क्या उन्होंने अपने फैसला करने की ताकत अपनी औलाद को, रिश्तेदारों को, किसी को डेलीगेट की है या नहीं की। अगर नहीं की है तो आपको अगर उनकी जगह फैसला करना है तो आप कैसे फैसला करेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है। एक और इसका पहलू ये होता है कि देखना यह है कि साइकियाट्रिक लोग बस पेशेंट होते हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, हो सकता है अब आप वो उलट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनको भी हमको एड्रेस करना पड़ता है और इसकी भी ट्रेनिंग होती है कि इनको कैसे हमने हैंडल करना है। इसके अलावा हमें उनका देखना पड़ता है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन क्या है, उनको क्या दवाइयाँ चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई डायबिटिक है, कोई बंदा है उसको हार्ट डिजीज है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसको दवाइयों का पैकेज है, वो हर दवाई छोड़ के नहीं जा सकता, उनको उनको साथ में वो बैगेज साथ में उनको रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। बाज़ दफ़ा लोगों के पास पेट्स होते हैं, जिन्होंने पाले होते हैं, उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो हमें ये भी एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि उनकी जो, जब हम उनको डिपार्ट करते हैं, उनसे अलग करते हैं, तो क्या वो उनके बगैर सरवाइव कर सकते हैं या उनकी मेंटल कंडीशन डिटेरियरेट हो रही है। तो जो इंसानी पहलू हैं बहुत सारे रिश्तों के, फिर ये होता है कि ड्रेस कोड है। आप देखते हैं कि जब फ्लड आते हैं तो कोई बंदे को किसी ड्रेस का पता नहीं होता, ड्रेस कोड का। लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। तो ये एक सेंसिटिव रिलीजियस मैटर भी होता है जिसमें आपने हैंडलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो अगर आप उनके तमाम पहलुओं को की प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे और उनको पहले से तैयार किया जाएगा और उनको ये पता होगा। फिर एक और इसमें पहलू आता है, मैं इसलिए अभी ज़ुबानी बात कर रहा हूँ कि मैनुअल बहुत बड़ा है, तो मैं ज़ुबानी थोड़ी सी बात पहले कर लूँ। बहुत सारी एनजीओज हैं। ये पाकिस्तान में एक वक्त में, मुझे आज का पता नहीं है, लेकिन एक वक्त ये था कि मशरूम ग्रोथ थी एनजीओज की। और एनजीओज का हल्का जो है ये एक दूसरे को ऊपर ये क्रॉस ओवर करता है। यानी एक एनजीओ का क्लस्टर एक जगह है और एक जगह पर एक इलाके में बिल्कुल है ही नहीं है। तो देखना ये है कि ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनजीओज की, जो आवाम की खिदमत करने के लिए वॉलंटियर्स देते हैं, मदद देते हैं, उनका जो दायरा कार है वो एक दूसरे से क्रॉस ना हो रहा हो, एक दूसरे के हदूद में वो दाखिल होके। तो वो जो है, अगर वो क्रॉस ओवर होगा तो वो इफेक्टिव बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ट्रैक नहीं आप कर सकते। ट्रैक एंड ट्रेसिबिलिटी का इशू खत्म हो जाएगा कि आपने किसी की मदद की। फर्ज कीजिए एक आदमी है, वो बार बार आपसे आके मदद दे रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, वो दूसरे के पास भी जा रहा है, तीसरे के पास भी जा रहा है। तो एक वक्त में अगर 6-6 7-7 कंपनियों से या एनजीओ से वो फायदा उठा रहा है और बाकी जो मुस्तहिक लोग हैं वो डिप्राइव हो रहे हैं, तो आपको इस बात को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एनजीओज को आपने कैसे रेगुलेट करना है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द एरियाज। और ये भी देखना है कि ये एनजीओज हैं वो लिजिट हैं या ये फर्जी बने हुए हैं। तो ये एक खास तौर पर ठग्स होते हैं, बहुत सारे जाली पीर टाइप बंदे बैठे होते हैं। वो भी हम आपको देखना है कि एज एनजीओ जो काम कर रहे हैं या खिदमत खल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और जो उनके पास बंदे आ रहे हैं काम उनकी हेल्प कर रहे हैं, क्या उनको वो ट्रैक कर रहे हैं, साल 2 साल उसको वॉच करते हैं, उनको उनको मॉनिटर करते हैं और उनकी कंडीशन को डॉक्यूमेंट भी करते हैं कि नहीं करते, ताकि पता लगे कि जो परफॉर्मेंस है उसका रेट क्या है। इन डिजास्टर में किसी को भी रिस्क मैनेजमेंट में हमें देखने पड़ते हैं।
मैं ज़रा थोड़ा सा आपको अब हल्का सा, मुझे नहीं पता अब टाइम कितना रह गया, क्योंकि मैं अभी जरा देखने लगा हूँ। कुछ आपको चंद स्लाइडें मैं दिखा सकूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इनकी तादाद बेशुमार ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा सा कवर कर सकूं। या मैंने थोड़ी सी स्लाइड पे लिखा है कि पीपल विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, मोबिलिटी प्रॉब्लम है, विजुअल है, कम्युनिकेशन है, जैसे मैंने बताया है, कॉग्निटिव है, साइकियाट्रिक है, हीयरिंग का इशू है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, किस तरह लोगों को प्रिपेयर किया जा सकता है। उनके देखना पड़ता है कि बजट कितना है, हमारे पास बजट कितना है, हमारे लॉजिस्टिक्स कैसे हैं, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, कहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ये सारे इशू हमें देखने पड़ते हैं। पीछे को थोड़ा सा मैं इसको, वॉनरेबल, ये डेफिनेशन है कि वॉनरेबल ये लोग कौन से होते हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। हु कैन नॉट कंफर्टेबली और सेफली असेस टू द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड। एक सेकंड, इसको भी तस्वीर को पीछे कर दूंगा। स्टैंडर्ड रिसोर्सेज ऑफर्ड इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिलीफ एंड रिकवरी। डिसेबल्ड पर्सन है, वो उनको पता नहीं है, कैन नॉट मीट शेल्टर, उनको पता नहीं लग सकता है। पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू एवैक्यूएट, आप कहते हैं एवैक्यूएशन ऑर्डर है, आप यहाँ से बाहर निकलो, सैलाब आ रहा है, अब उनको पता ही नहीं लग रहा कि आप ऑर्डर क्या दे रहे हो। आपने अंग्रेजी में ऑर्डर दे दिया, वो बंदे को पता ही नहीं लग रहा। और रीजन क्या है, क्यों वो उनको एवैक्यूएट करने के लिए कहा जा रहा है, क्या इमरजेंसी है, बताना पड़ता है। और क्या रेडियो पे इसका ऐलान हुआ है, किस पे, टीवी पे हुआ है, या इंटरनेट पे वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। अ फ्रेल ओल्डर कैन नॉट लिफ्ट कैरी कैरी और कैरी डिजास्टर सप्लाई किट, अगर सप्लाई किट देते हैं बंदा उठा नहीं सकता, उसको हेल्प की ज़रूरत है, बूढ़ा आदमी है, तो वो आपको उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। एक बंदा जो है नया नया किसी और मुल्क से आया है, इराकी आया है, अरबी आया है, उसको ज़बान की समझ नहीं आ रही है, तो वो उसको भी समझ नहीं आ रही, तो उसको भी आपको इन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। कौन कौन से इदारे ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें यह एनजीओज हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। योर एक्सपर्टीज एंड कम्युनिटी अवेयरनेस मेक यू द बेस्ट रिसोर्स फॉर द पॉपुलेशन यू सर्व। when you are prepared to serve your clients, you are part of the solution if disaster strikes। तो ये कम्युनिटी बेस्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें आ जाएंगी, जो इससे प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकती हैं। लोकल गवर्नमेंट जो है, ये जो है, ये इसके प्लानिंग के लोग हैं, विद स्पेशल नीड्स जो हैं, जो लोग हैं उनकी जो है उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, उनके लिए ये लोकल गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। नेबरहुड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं, मोहल्ले की हैं, इधर उधर की हैं, मस्जिद है और चर्चेज हैं, जो भी इधर उधर के इदारे साथ में आपके मोहल्ले में हैं, इधर उधर हैं, उनको भी ये डिजास्टर में ये लोग बड़े हेल्प कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फैमिलीज। फैमिलीज में जो होता है कि अगर आपके पास ऐसे लोग फैमिलीज में मौजूद हैं जो जिन पे आप काउंट ऑन कर सकते हैं, तो वो उनका आप ग्रुप बना सकते हैं कि भाई अगर कोई डिजास्टर आए तो वो आपको जो है आपकी हेल्प करेंगे उस सिलसिले में। तो ये है कि एस्टैब्लिश a personal support network. A personal support network is made of people who check with you in an emergency to ensure you are okay and give assistance if needed. ये इस तरह का जो पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, ये आपके पास होना चाहिए, उनके टेलीफोन नंबर होने चाहिए कि किस वक्त आप कहाँ उनको रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो या उन तक मैसेज दे सकते हैं। तो ये आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें आपके रूममेट है, फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव है, पर्सनल अटेंडेंस, को वर्कर, नेबर्स, जितने भी बंदे हैं उनमें से आप एक या दो या ज़्यादा बंदों का एक नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आती है तो आप उनसे राब्ता कायम करें। तो ये एक इसका ये पहलू भी है। इसको स्लाइड्स को आप बाद में भी पास करके चेक कर सकते हैं।
और यह है इवन इफ यू डू नॉट यूज ए पर्सनल अटेंडेंट, तो उसके बाद सिचुएशन कैसी होगी, कैसे आप उसमें काम करेंगे। तो इसमें ये है कि कुछ डिसीजन आपने पहले लेना, डिसाइड प्रायर टू एन इमरजेंसी फॉर योर सपोर्ट नेटवर्क टू इमीडिएटली चेक ऑन यू आफ्टर ए क्वेक, और या कोई भी फ्लड आता है, कोई भी सिचुएशन होती है, अर्थक्वेक होता है, स्टॉर्म, समर स्टॉर्म आता है, तो कोई भी सिचुएशन हो डिजास्टर की हो तो आपको वो चेक कर सकें। आपके पास इसका पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सप्लाईज आपने कहाँ रखी हैं अपनी। इसकी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी कॉपीज हैं, वो बना के रखे हैं इमरजेंसी के लिए। तो ये इस तरह की काफ़ी सारी ये डिटेल इसमें मौजूद है। ज़्यादा डिटेल में गए तो हम ये स्लाइडें सारी की सारी मिस कर देंगे। अभी मैं 84-85 स्लाइड्स इसकी बनाई थी, लेकिन ये अभी अगर बनाए तो ये 800-900 स्लाइड्स बनेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सब बता सकें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम चेकलिस्ट बना लें इसकी, और चेकलिस्ट के ज़रिए हम इसको सॉर्ट आउट करें, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ये ट्रेनिंग के लिए हमें विजुअल्स चाहिए, जो हमने वॉलंटियर्स को हमने ट्रेनिंग देनी है। चेकलिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, और जितनी एनजीओज उस इलाके में काम करती हैं उन सब के फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप इनसे रब्ता कायम कर सकें। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के अलावा इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड वगैरह इशू किया है, इस सिलसिले में अगर आपके पास हेल्थ कार्ड वगैरह भी है तो ये आपके बड़ा इसमें काम आ सकता है। इसकी कॉपीज बना के रख लें। आपके पास नेशनल आईडी कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, तो ये आप अपने पास रखिए। अभी मुझे रिसेंटली पता लगा है कि भाई वो दोबारा ये सिस्टम इसका जो है वो ऑन हो रहा है। तो अल्लाह करे ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएं तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ी सी तफसील है। उसके बाद है कि भाई उसको हमने डेट, कंपाइल्ड एक्टिविटीज़, ये एक छोटी सी इस तरह की लिस्ट होती है कि हमने इमरजेंसी में करना क्या है। टिप्स फॉर क्रिएटिंग इमरजेंसी हेल्थ इंफॉर्मेशन कार्ड, और इस कार्ड के साथ हमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ये डेट कंप्लीटेड और एक्टिविटीज़, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स, store emergency contact list and documents in emergency supply kit, wallet, safe, deposit box, and give copies to personal support network and out of area contact. आउट ऑफ एरिया कॉन्टैक्ट की जरूरत इसलिए होती है कि जो आपका एरिया है, अगर उसमें डिजास्टर आ गया, सैलाब आ गया, तो आप तो किसी हिफाजती या ऊंची जगह पर जाएंगे ना, तो उस जगह पर आपका कोई कांटेक्ट होना चाहिए कि इस इलाके से निकलने के बाद आपने कहाँ जाना है। ये नहीं कि किसी कैंप में जाना है। अगर आपके पास रिलेटिव्स हैं, दूर दूर दराज हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनको पता हो कि भाई अगर कोई इमरजेंसी इलाके में होती है तो वो आप वहाँ जाएंगे, अगर उनके इलाके में कोई इमरजेंसी होती है तो वो आपके पास आएंगे। तो ये इस तरीके से आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, और इसको हर 6 महीने के बाद आपने इसको अपडेट करना है। ये डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टिपिकली नीडेड आफ्टर ए डिजास्टर। कॉपीज ऑफ इमरजेंसी डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड स्पेसिफिकेशंस ऑफ एडाप्टिव इक्विपमेंट, क्या क्या इस्तेमाल हुआ, क्या रिप्लेस हुआ है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ लीज ऑफ योर रेजिडेंस, आप जिस मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो लीज डॉक्यूमेंट अगर है वो है। आपका सोशल सिक्योरिटी या उसका यानी आपका आईडी कार्ड है, आपके गवर्नमेंट से आपको राशन कार्ड का को मिलता है वो वाला है, व्हीकल बोर्ड वगैरह जो भी आपके पास उसकी लाइसेंस नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास सारे के सारे हैंडी होने चाहिए। ये इसमें आप बाकी की तफसील है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टोर आपको करने चाहिए, इसकी You तफसील आप have इसको five देख more सकते हैं। minutes, please, for this. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा सम अप करूँ। इन जो भी आपकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हर 6 महीने के बाद चेक करके उसको अपडेट कर लिया करें। तो हेल्थ कार्ड इंफॉर्मेशन के मतलब डिटेल है, कस्टमाइज कार्ड आप कैसे बना सकते हैं, उसमें कॉपीज ऑफ द कार्ड में आपका क्या होगा, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, फोन, फैक्स, बर्थ डेट, ब्लड टाइप। ब्लड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ सकती है। नेशनल आईडी कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कैरियर, फिजिशियंस आपके डॉक्टर कौन सा है, ईमेल एड्रेस अगर है तो वो। अपने
बैक साइड पे आप जो है वो इमरजेंसी रखें बैग में, कंडीशंस, डिसेबिलिटी, मेडिकेशन, असिस्टेंट नीडेड, एलर्जीज अगर हैं वो भी लिख के रखिए, इम्यूनाइजेशन डेट्स अगर आपकी हैं वो आप लिख के रखिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो लिख के रखिए। और इसके बाद जो आपकी कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, और हार्ट कंडीशन है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, HIV, जो कुछ भी है ये आप उसमें लिख के पहले से रखिए, ताकि आप अगर इस जगह से मूव करते हैं तो आपके पास ये रिकॉर्ड पूरा का पूरा मौजूद हो, ताकि आपको परेशानी ना हो बाद में। मेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए और मेडिकेशन की डिटेल, और एंटिसिपेटेड असिस्टेंस नीडेड, एलर्जीज जिससे सेंसिटिविटीज़ है इसकी एक लिस्ट पड़ी है, ये सारी के सारी आप देख सकते हैं कि किस चीज़ से आप सेंसिटिव हैं, कौन सी आपको एलर्जीज हो सकती हैं गलत डोजेज देने से या गलत खुराक देने से। अ, इसमें यह है कि कम्युनिकेशन स्पीच रिलेटेड डिसेबिलिटी अगर बंदे को है, वो बता सकते कि गले में वो लिरिक्स लगा हुआ है, बोल नहीं सकता है, तो वो लिख के बता सकता है कि मेरे पास ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, या उसके पास कौन सी इस वक्त डिसेबिलिटी है, कितनी देर में वो उसकी मिर्गी का दौरा पड़ा है, कितनी देर देर में दूर होगा, क्या वो ले सकता है, उस वक्त क्या करना चाहिए, पहले से लिख के रखना चाहिए। तो यह बंदा कह सकता है आई कैन नॉट रीड, आई कम्युनिकेट यूजिंग दी आर्ग्यूमेंट कम्युनिकेशन डिवाइस, या डिवाइस के जरिए वो काम कर सकता है। ये बड़े मुल्कों में होता है, पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन आपके पास ये इंफॉर्मेशन कम से कम सारी की सारी होनी चाहिए। डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग मी, प्लीज स्पीक स्लोली सो आई इन ए सिंपल लैंग्वेज। अगर बंदा तेज से बात कर रहा है, वॉलंटियर बड़ी तेजी से बात करता है, उसको कहना भाई आराम आराम से बात करो जो अगले की समझ में आ जाए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके आपकी बात की। साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। बंदा डेफ है, उसको फिर अगर आपने बात करनी है तो कैसे करनी है ये देखना। इक्विपमेंट कौन सा, मोटराइज्ड व्हील चेयर है, सक्शन मशीन है, होम डायलिसिस है, रेस्पिरेटर है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए आपके कैंप में जहां आप लोग आप ला रहे हैं, ऑक्सीजन टैंक होना चाहिए, और इसमें ये कैथेटर है होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास इंफॉर्मेशन सारी की सारी होनी चाहिए। जब डेट और अचीवमेंट, इसमें यह है कि स्टोर में कैंस हैं, मोबिलिटी कैंस हैं, हर ये इसके ये सप्लाईज हैं जो आपके पास होनी चाहिए, इसमें इसकी डिटेल भी आप चेक कर लीजिए। टाइम की कमी की वजह से हम इसको अभी ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, और कि इस पे तकरीबन हम 30 के करीब 40 के करीब हम इसकी जो है वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है। मैंने कोशिश की है कि चंद लफ्ज़ों में थोड़े से टाइम में 15-20 मिनट में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दे दूं। सिस्टम मौजूद है, अगर सिस्टम को लेके उसको अडाप्ट करने वाला कोई बंदा उधर पाकिस्तान में कोई एजेंसी हो, तो हमें बेइंतहा खुशी होगी उनकी हेल्प करने की, और हम कर सकते हैं। जी, यहाँ पर एजेंसी है, NDMA कहते हैं उसको, फिर PDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। और उसके पास काफ़ी ट्रेंड स्टाफ भी है और वो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर आज तो खैर ये आपने इंट्रोडक्शन दिया है, अगर ये है कि कोई स्पेसिफिक ऐसी टेक्निक्स, ऐसा इक्विपमेंट जो यूज़ किया जाता है अमेरिका में, जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, वो शायद यहाँ पर हमारे पास ना हो। और ये कि इस तरह के डिजास्टर्स तो हर साल आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हर साल इसी तरह जो है वो बात भी होती हैं, इसी तरह प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, इस तरह ये सारा पानी ज़ाया भी होता है और ये समुद्र में चला जाता है बगैर किसी इस्तेमाल के। तो अगर कोई ऐसी टेक्निक्स आप बता सकें जो कि इस्तेमाल वहाँ पर अमेरिका में होती हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं इस डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, किस तरीके से ये चीज़ें हर साल ना हुआ करें, और अगर हो रहा है जब जैसे इस वक्त फ्लड्स आ रहे हैं, तो उस वक्त कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए कि लोगों की जानें फौरी तौर पर बचाई जा सकें। जैसे एक प्रोग्राम आपने किया था, उसमें आपने होवरक्राफ्ट का बताया था कि होवरक्राफ्ट जो है वहाँ यूज़ किया जाता है कि अगर पुल वगैरह बह गए हैं, जैसे कि अब ये बलूचिस्तान में और सिंध में बहुत हुआ है, सड़कें खराब हो गई हैं, आप उस पर गाड़ियाँ नहीं चला सकते, तो आप होवरक्राफ्ट यूज़ करें। इस तरीके से और इक्विपमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बारे में लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है, सिर्फ इस पर एक प्रोग्राम कर दें। बाकी तो ये एक समंदर है, एक बहुत बड़ा फील्ड है, इस पर तो जितनी आप बात करेंगे उतनी कम है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर एक प्रोग्राम सिर्फ इन स्लाइड्स बना करके जो इक्विपमेंट यूज होता है लेटेस्ट उस पर कर दीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसमें ऐड करेंगे, और वो जो 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 टेक्निक इस्तेमाल होती हैं उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया गाजी खान साहब आपके वक्त का।
आज का प्रोग्राम जो था ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था। इसमें गाजी साहब ने बताया है कि क्या क्या किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए अगर डिजास्टर आ जाए तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और किस तरीके से आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें किन की चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, कौन कौन से NGOs हैं या और इदारे हैं या जैसे NDMA है, PDMA वगैरह है, इनको किस तरीके से इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आइंदा वीडियो में जैसे गाजी साहब कह रहे हैं कि वो टेक्निक से बुक के बारे में भी हमें बताएंगे हमारी रिक्वेस्ट पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग।